हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। माय नेम इज आदिश खंकाड़। आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम यहाँ पे एक नया चैप्टर का स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों, ये जो नया चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ये एक बेसिक फंडामेंटल से भी फंडामेंटल का काम करेगा आप सभी लोगों के लिए, आगे जाकर काफी सारे चैप्टर्स के लिए। मैं यहाँ पे आप लोग को पता तो चल चुका रहेगा बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन 11th स्टैंडर्ड एंड काफी देर हो चुका है अभी आप लोग को 11th स्टैंडर्ड में आके। तो काफी सारे सीनियर से, टीचर से, कहीं ना कहीं से तो आप लोग को इंफॉर्मेशन मिली ही होगी कि जो चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं जो कि है फंक्शंस, इज रियली गोइंग टू बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड एक बेसिक फंडामेंटल का काम करने वाला है। एक तरह से बोल सकते हैं बच्चों, यही एक फाउंडेशन होने वाला है आप सभी लोगों के लिए आगे जाकर काफी सारे चैप्टर्स के बारे में। काफी सारे चैप्टर्स अगर मैं लिस्ट भी करने जाऊंगा तो देयर आर सो मेनी। लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन मतलब डेफिनेट हो या इनडेफिनेट हो, या फिर उसके एप्लीकेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड उसके एप्लीकेशंस एंड मेनी मोर, व्हाट नॉट। ये सारे चीजें यहां से जन्म होता है बच्चों। एक्चुअली एक और बात बताना चाहता हूं, फंक्शन से पहले आता है सेट्स एंड रिलेशंस, बट आपका डिमांड काफी था कि मैं फंक्शंस को पढ़ाऊं, इसलिए मैंने सेट्स एंड रिलेशंस को जाने दिया। बट यहां पे बच्चों, मैं जो फंक्शंस आप लोग को पढ़ा रहा हूं तो ये एक एजम्पशन से चल रहा हूं मैं यहाँ पे कि आप सभी लोगों को सेट्स एंड रिलेशंस ये कॉन्सेप्ट आता है। सेट्स ये तो आता होगा बच्चों, आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में फिर भी थोड़ा बहुत ही पढ़ लिया है, बट रिलेशंस आपने कहीं से सुना होगा या फिर कहीं पे पढ़ा होगा, या तो आप लोग को स्कूल टीचर से पढ़ा होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं से तो पढ़ा होगा, तो बेस्ट है। तो अगर आप लोग को फंक्शंस को अच्छी तरह से समझना है तो सबसे पहले आपको रिलेशंस को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड इफ यू रियली डोंट नो व्हाट रिलेशंस इज, देन फंक्शंस विल बी अ बिट थोड़ा बहुत कुछ समझेगा नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो मेक श्योर आप रिलेशंस को अच्छी तरह से पहले पढ़े एंड उसके बाद ही फंक्शंस को स्टार्ट करें। तो फंक्शंस के बारे में मैं क्या बोलने वाला हूं मालूम है, हमारे टेक्स्ट बुक में वैसे देखा जाए तो सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है जिसको मैं जल्दी स्टार्ट करके खत्म भी कर सकता हूं, बट फंक्शंस में ज्यादातर आप फोकस उसमें मत करना जो हमें इजी लगता है या फिर जो हमें इंपॉर्टेंट लगता है, जो कि ये एक्सरसाइज आराम से सॉल्व हो सकता है। फंक्शंस में आप लोग उस पर फोकस करो जो आपको आगे जाकर काफी लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग के लिए काम आने वाला है, एंड दोज आर कॉन्सेप्ट्स। इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स है एंड बिलीव मी, हर एक कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग है, डिफिकल्ट नहीं है, कंफ्यूजिंग है। जैसे आज का लेक्चर, आज हम लोग काफी सारी चीजें पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो शुरुआत करते हैं, मैं आप लोग को एक समराइज करके देता हूं कि फंक्शंस में हम टोटली पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले। फंक्शंस में इन अ नटशेल आई कैन से द फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट फंक्शन इज। उसके बाद में हम डोमेन के बारे में, को डोमेन एंड रेंज क्या होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर में, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट ये हम लोग पढ़ेंगे। ये सारी चीजें आज ही हम लोग पढ़ने वाले। सेकेंड है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस भी आज हम लोग पढ़ेंगे एंड दैट इज द ओनली 2 थिंग्स हम लोग आज पढ़ेंगे, बट आगे और टेक्स्ट बुक में बहुत कुछ है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन पढ़ना है हमें, उसके बाद में बेसिक टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वंस अगेन, एंड देन पीस वाइज डिफाइंड एंड स्पेशल फंक्शंस। कुछ फंक्शंस होते हैं बच्चों जो स्पेशल होते हैं, सिग्नम फंक्शन एंड मेनी मोर, तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। उसको आने के लिए अभी भी काफी टाइम है, बट फिलहाल हम फंक्शन होता क्या है, डोमेन, को डोमेन, रेंज क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये आज के लेक्चर में पढ़ने की कोशिश करते हैं। बिलीव मी, सबसे पहले जब हम लोग यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा रोलर कोस्टर राइड हो सकता है, बट वीडियो को बीच में ही बंद करके ना जाए। मेरा एक सजेशन होगा, एक रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एटलीस्ट पूरा तो देखने की कोशिश करे ही। लास्ट मोमेंट तक आपको ऐसा हो सकता है कि सस्पेंस थ्रिलर हो, ये स्टार्टिंग में कुछ ना समझे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको सारे चीजें समझ में आ जाएंगी। एंड डोंट स्किप एनी ऑफ द थिंग्स ओवर हियर सोचकर कि ये एग्जाम में तो आने वाला ही नहीं है तो मैं करूँ तो करूँ क्यों, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में यही सारी चीजों की जरूरत कहीं ना कहीं पड़ने वाली है। ओके, हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। थोड़ा कंफ्यूजिंग है स्टार्टिंग में, बट ध्यान से सुनना। सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं फंक्शन का मतलब क्या होता है। तो फंक्शन का मैंने यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट भी दे दिया ना, तो ये स्टेटमेंट देखो क्या बोलता है। और फंक्शन, जिसको मैपिंग करके भी बोलते हैं, जिसको लेटर एफ से डिनोट किया जाता है, स्मॉल लेटर एफ, फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी, जिसको डिनोट किया जाता है कुछ ऐसा दिख रहा है आप लोग को, एफ ए टू बी, दैट इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है। एक सेट से दूसरे सेट में एक रिलेशन बना रहे हैं, तो वो रिलेशन फंक्शन कब बनेगा? इट इज अ रिलेशन विच एसोसिएट्स फॉर ईच एलिमेंट x इन a अ यूनिक एग्जैक्टली वन एलिमेंट y इन b। अब जाहिर सी बात है, कुछ तो नहीं समझा होगा, मतलब क्या समझेगा ये स्टेटमेंट से, कुछ भी नहीं समझा होगा। इस चीज को समझाने के लिए मैं आप लोग को मैपिंग करके दिखाता हूं। अब मैपिंग किससे किया जाता है? एरो डायग्राम से किया जाता है। रिलेशंस पढ़ा होगा तो एरो डायग्राम पता रहेगा। चलो लेट मी टेल यू आउट। मान के चलो यहाँ पे आपके पास एक सेट है,
सेट समझते हो ना बच्चों, सेट है, इस सेट का नाम है ए एंड दूसरा एक सेट है मेरे पास, उस सेट का नाम है बी एंड मुझे रिलेशन पैदा करना है यहाँ पे एंड वो रिलेशन फंक्शन कब होगा समझने की कोशिश करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट विद पार्ट एक छोटा सा लाइन बता रहा हूं यहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट है, अगर पता रहेगा तो बेस्ट है। All functions are relations but not all relations are functions। समझ में आ गया? मतलब रिलेशंस बहुत सारे तरीके के होते हैं बट उसमें से कुछ ही फंक्शन होते हैं। सारे फंक्शंस रिलेशन होते हैं बट सारे रिलेशन फंक्शंस नहीं होते, बराबर है? मतलब इन अदर वर्ड्स फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन। तो काफी सारे रिलेशंस है, उसमें थोड़े से फंक्शंस आपको मिल जाएंगे। क्लियर विद दैट पार्ट? अभी यहाँ पे मैं एक रिलेशन क्रिएट कर रहा हूं, तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, उसमें ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट से प्रेजेंट है देखो, ए है, बी है, सी है एंड डी है। दीज आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए एंड उसके बाद में सेट बी में कुछ एलिमेंट्स है, मान के चलो 1 है, 2 है, 3 है एंड देन 4 है, ऐसे है। एंड मैं यहाँ पे एक रिलेशन क्रिएट कर रहा हूं, इसलिए मैंने लिखा है ए से लेकर बी तक का एक रिलेशन है, उस रिलेशन को मैंने बोल दिया R1। नाउ R1 एक फंक्शन है कि नहीं ये हमें डिसाइड करना है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ मैपिंग कर रहा हूं, एक एरो डायग्राम बना रहा हूं। तो है ना बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें भी बताना चाहता हूं। बहुत सारे नाम होते हैं फंक्शंस में, तो कंफ्यूज मत होना। जो सेट ए का है उसके अंदर के जो एलिमेंट्स है उसको मैं आगे जाकर और भी नाम देने वाला हूं, प्री इमेज करके, बट अभी फिलहाल ऐसा समझ लो कि जो भी एलिमेंट्स है बच्चा वो इनपुट है एंड आपके बी में जो एलिमेंट्स है वो आउटपुट है। समझ में आ गया? मतलब आप यहां से इनपुट दे रहे हो एंड उसका रिलेशन निकाल रहे हो आउटपुट के साथ। समझ में आ रहा है? इसलिए इनपुट को हम हमेशा x से डिनोट करते हैं एंड आउटपुट को हमेशा हम y से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया? जो आप लोग को ऊपर स्टेटमेंट दिख रहा है ना, ईच एलिमेंट x हैज एलिमेंट y इन b वगैरह सब, तो ये x के एलिमेंट्स है a के अंदर एंड y के b के अंदर जो है वो y एलिमेंट्स है। वो एलिमेंट्स है, वो एक इनपुट है एंड आउटपुट है रेस्पेक्टिवली। यहां तक समझ में आ गया? ओके। अब मैं इनपुट से आउटपुट तक जा रहा था, मैंने क्या किया मालूम है, ए को 1 के साथ एरो कर दिया, मतलब इस पर्टिकुलर इनपुट का ये पर्टिकुलर आउटपुट है। ऐसा ए का इनपुट, ए जो इनपुट था उसका आउटपुट 1 है, उसके बाद में बी का जो इनपुट का आउटपुट है 3, फिर सी इनपुट का आउटपुट है 2 एंड देन डी का इनपुट जो दिया है मैंने उसका आउटपुट है 4। अब यहां तक समझ में आ गया? नाउ ये जो रिलेशन मैंने क्रिएट किया है R1, क्या ये फंक्शन है या नहीं फंक्शन है, ये कैसे समझ में आना चाहिए, ध्यान से सुनना बच्चों। हर एक इनपुट के लिए एग्जैक्टली 1 आउटपुट ही होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 ही आउटपुट होना चाहिए। आगे जाकर और समझोगे। तो मैंने यहां पे 2 कंडीशन बताए। कंडीशन नंबर 1 कि हर इनपुट के लिए, तो हर इनपुट के लिए मेरे पास आउटपुट है क्या, पहला देखो, ए के लिए आउटपुट है, हाँ, बी के लिए आउटपुट है, हाँ, सी के लिए है, डी के लिए है, सबके लिए हर इनपुट के लिए आउटपुट है। बट सिर्फ आउटपुट नहीं होना चाहिए, ओनली 1, एग्जैक्टली 1, मतलब यूनिक आउटपुट होना चाहिए। तो आप देख सकते हो बच्चों, ए के लिए सिर्फ एक ही आउटपुट है, दैट इज 1, यूनिक है उसके लिए। बी के लिए 3 है, यूनिक है उसके लिए। सी के लिए 2 है, यूनिक है उसके लिए। एंड डी के लिए 4 है, उसके लिए भी ओनली 1 आउटपुट है, दैट इज यूनिक, 4 है एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। तो जब ऐसा कुछ होता है ना बच्चों, तो रिलेशंस फंक्शन बन जाता है एंड दैट इज व्हाई आई कुड से ओवर हियर R1 इज अ फंक्शन। समझ में आ गया? बट आप तो बोल रहे होगे सर R1 इज अ फंक्शन, एक एग्जांपल तो समझ में आ रहा है बट थोड़ा बहुत अभी भी कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो आप ऐसे भी एग्जांपल्स दो ना अलग अलग टाइप के, जिससे हमें लगे कि वो भी फंक्शन है कि नहीं, हम डिसाइड करें। एंड एक और एग्जांपल दो जो फंक्शन ना हो, वो भी तो दिखाओ, तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया आ जाए, बराबर ना? तो आई एम गोइंग टू गिव यू 4 एग्जांपल्स इन ऑल। अभी एक एग्जांपल तो दे दिया, अब बाकी के 3 एग्जांपल से आप खुद डिसाइड करना। ओके, एक और लेते हैं। सेम टू सेम लिया बच्चा सेट ए करके, फिर से मैंने सेट बी करके ले लिया एंड मैंने यहाँ पे वही नाम दे दिए, ए है, फिर बी है, फिर सी है एंड फिर डी है। एंड उसके बाद में यहाँ पे नंबर डाल दिया, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है एंड यहाँ पे डाला 4 है, बराबर है? अब ध्यान से सुनो बच्चों, यहाँ पे 4 के बाद मैंने ए एंड बी का एक रिलेशन बनाया एंड उसको मैंने R2 करके बोला। सो दिस इज द सेकंड रिलेशन आई एम गोइंग टू मेक, एक अलग रिलेशन बना रहा हूं। ओके, ए का रिलेशन इस बार है 1 के साथ, फिर बी का रिलेशन है 3 के साथ, फिर सी का रिलेशन है 2 के साथ एंड फिर डी का रिलेशन है 4 के साथ, नहीं वो भी 1 के साथ। तो यहां पे सबसे पहला सवाल यह होता है कि क्या ये फंक्शन है क्या? रिलेशन तो है, फंक्शन है क्या? इधर बहुत सारे बच्चे मार खाते हैं, मतलब गड़बड़ कर लेते हैं। क्या है? हैव अ लुक। सबसे पहले बच्चों हमारा पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, हर इनपुट के लिए आउटपुट होना चाहिए, मतलब हर x वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ y एसोसिएटेड होना चाहिए। तो a के लिए, b के लिए, c के लिए एंड d के लिए, हर एक के लिए कुछ ना कुछ तो एसोसिएटेड आउटपुट तो है। चलो बच गए, पहला कंडीशन क्लियर है।
दूसरा कंडीशन यह है कि यूनिक होने चाहिए। अब बच्चों को लगता है कि यूनिक कहाँ है, देखते हैं। देखो ना, ए को 1 है, उसका यूनिक है, ए के लिए यूनिक है 1, बी के लिए 3 है, दैट्स द ओनली आउटपुट इट हैज, सी के लिए 2 है, दैट्स द ओनली आउटपुट इट हैज, एंड डी के लिए भी 1 है, डी के लिए 1 यूनिक है ना, उसके लिए वो 1 यूनिक है, तो डी के लिए भी एक ही आउटपुट है। यूनिक को छोड़ो, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं, हर इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होना चाहिए। ये अगर आप लोग समझोगे ना तो ज्यादा, देखो ना ब्रैकेट में लिखा भी है एग्जैक्टली 1 होना चाहिए, एग्जैक्टली 1। तो ए के लिए भी एग्जैक्टली 1 है, बी के लिए भी, सी के लिए भी, डी के लिए भी एग्जैक्टली 1 आउटपुट है। तो क्या मैं इसको फंक्शन बोल सकता हूं क्या? देन R2 इज ऑल्सो फंक्शन। तो यहां पे एक सवाल उठता है, बट सर वहां पे 4 जो है वो तो खाली रह गया, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो आउटपुट नहीं आ पाया, बट क्या फर्क पड़ता है, हमारे 2 कंडीशंस तो कंसीडर हुए, फुलफिल हो गए। एवरी एलिमेंट के लिए, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स के लिए एग्जैक्टली 1 एलिमेंट होना चाहिए वाई का, है मेरे पास, मेरा काम खत्म हो गया। तो चाहे यहां पे रहे या ना रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ओके, एक और एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। लेट्स हैव अ लुक। अगेन आई टुक ए, अगेन आई टुक बी, एंड यहां पे है कुछ एलिमेंट्स जैसे ए बी सी डी, एवरीथिंग आई रोट अगेन द सेम थिंग। इधर बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनना, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, एंड मैं यहां पे एक रिलेशन बना रहा हूं। Now this relation is called as R3. R3 में मैंने क्या रिलेशन बनाया? A को 1 के साथ बनाया, B को 3 के साथ बनाया, C को 2 के साथ बनाया, एंड फिर ना बच्चों मैंने यहां पे रीजन लिखा है R3 इज नॉट अ फंक्शन। एक काम करते हैं, R3 इज नॉट अ फंक्शन को बाजू में रखते हैं। सबसे पहले इतना ही रिलेशन बनाया। इस रिलेशन को देखो ध्यान से, एंड रिलेशन को अगर आप देखोगे तो क्या ये मेरे सारे कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं क्या? तो इफ यू हैव अ लुक, हर एक इनपुट के लिए आउटपुट होना चाहिए मैंने बोला था, बट यहां पे हर एक इनपुट के लिए कोई आउटपुट है क्या? नहीं। यहां पे D इज द ओनली वन, मतलब एक ऐसा इनपुट है जिसका कोई आउटपुट ही नहीं मिला। तो क्या मैं इसको फंक्शन बोल सकता हूं? नहीं। तो R3 इज नॉट अ फंक्शन। तो इससे आपको एक बात तो समझ में आ चुकी रहेगी बच्चों की जो राइट हैंड साइड वाला जो सेट होता है उसका कोई रहे या ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट जो लेफ्ट में होता है उसके सारे चीजें होनी चाहिए फंक्शन होने के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज वही तो हमने पहले ही बोला था, फॉर ईच एलिमेंट इन A must have something or the something element in B, but exactly 1। समझ में आ गया? तो यहां पे क्या इसको मैं फंक्शन बोल सकता हूं? बिल्कुल नहीं। क्लियर है? एक और एग्जांपल की बात करते हैं बच्चों, लास्ट एग्जांपल फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप ये एग्जांपल लेने के बाद आपको फंक्शंस का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सेट ए लिया, सेट बी लिया, यहां पे लिखा है बच्चों ए बी सी एंड डी, एंड यहां पे थोड़े एक्स्ट्रा एलिमेंट्स लाए हैं इस टाइम। 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है, एंड देन 1 मोर इज देयर 5 करके। अब मैं यहां पे एक रिलेशन क्रिएट कर रहा हूं, एंड दिस रिलेशन मान के चलो ए से लेकर बी तक का जो रिलेशन है वो R4 है, एंड क्या ये रिलेशन मेरा फंक्शन बन रहा है कि नहीं? लेट्स हैव अ लुक। तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, A को 1 के साथ जोड़ा, B को 2 के साथ जोड़ा, B को 3 के साथ जोड़ा, C को 4 के साथ जोड़ा, एंड D को 5 के साथ जोड़ा। नाउ कमिंग इनटू दिस क्वेश्चन, आपको क्या लगता है क्या ये फंक्शन है या नहीं? सबसे पहले अपने आप को पूछो क्या ये फंक्शन है क्या? चलो नाउ आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट। ये फंक्शन है कि नहीं? बच्चों को बहुत सारे लोगों को लगता है अरे हाँ, फॉर एवरी इनपुट देयर इज एन आउटपुट, फॉर एवरी इनपुट देयर इज एन आउटपुट, दिस इज अ फंक्शन। ना ना ना, मैंने आपको क्या बोला था बच्चों? दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। पहला कंडीशन क्या था? फॉर एवरी इनपुट देयर हैज टू बी एन आउटपुट। है क्या? है। इस बार बराबर है। बट बच्चों फॉर एवरी इनपुट इज देयर एग्जैक्टली 1 आउटपुट? अब सोचो, तो आप सोचोगे इनपुट ए के लिए एग्जैक्टली 1 आउटपुट है, परफेक्ट है, सी के लिए भी एंड डी के लिए भी। बट अगर आप ध्यान से देखोगे बी को, तो आपको पता चलेगा बी के लिए 2 आउटपुट्स है। बी का आउटपुट 2 भी दे रहा है एंड बी का आउटपुट 3 भी दे रहा है। तो इज इट एग्जैक्टली 1 एलिमेंट इन Y? Is that exactly 1 element Y in B? No. There are 2 elements for 1 single input. एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट चाहिए था, आपके एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट आए। This is not a function. R4 is not a function. तो समझ में आ गया? इस हिसाब से आपने सीखा बच्चों की कैसे दोनों कंडीशन का सेटिस्फैक्शन होना फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड देन एंड ओनली देन यू कैन कॉल एनी रिलेशन टू बी अ फंक्शन। तो फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों, एंड ये अब तक तो एक टिप ऑफ एन आइसबर्ग है। अब तक तो हमने जो पढ़ाई किया वो तो फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ाई किया है, जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलो फंक्शन समझ में आ गया, अब कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। चीजों का मतलब हम लोग सबसे पहला सीखने की कोशिश करते हैं डोमेन एंड कोडोमेन। बिलीव मी, मैंने अपने कॉलेज लाइफ में ये चीजें पढ़ के इतना कंफ्यूज हुआ हूं कि पूछो मत।
कि मतलब पढ़ता था, फिर 2 महीने बाद खुद समझता नहीं था, भूल जाता था, फिर से पढ़ना पड़ता था, फिर से भूल जाता था। यू हैव टू कीप योर ग्रास्प, मतलब ऐसे ग्रिप रखना पड़ेगा ये चीजों पे, नहीं तो कंफ्यूजन होना जरूरी है। डोमेन एंड कोडोमेन के लिए मैंने यहाँ पे एक रिलेशन बनाया है, एंड इस बार ये रिलेशन एक फंक्शन है, इसलिए मैंने ए से लेकर बी तक का एक फंक्शन बना दिया। अब बच्चों, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में होता है, लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिलेशन बना रहे हो अगर आप लोग ए से लेकर बी तक का, तो जो प्राइमरी जो आपका सेट है, मतलब जो जिसमें इनपुट वेरिएबल्स होते हैं, वो जो इनपुट एलिमेंट्स है, उस पर्टिकुलर पूरे सेट को डोमेन बोलते हैं। तो यहां पे हमारा डोमेन कौन है, तो सेट ए इज कॉल्ड एज द डोमेन। समझ में आ गया? जो हमारे लेफ्ट में जो दिख रहा है आप लोग को, वो डोमेन का काम कर रहा है। सो हु इज डोमेन? सेट ए इज डोमेन। एंड जो राइट वाला जो पूरा सेट है, जो कि सेट बी आपको दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं कोडोमेन। वेरी सिंपल, यहां का होता है डोमेन, इधर का होता है कोडोमेन। सिंपल थिंग, बस इतना है। 2 गोले हैं आपके पास, जो प्राइमरी जो इंपॉर्टेंट यहां से रिलेशन बना रहा है वो डोमेन है, इधर का कोडोमेन है। क्लियर है? अब यहां पे आप लोग देख सकते हो डोमेन के अंदर कुछ एलिमेंट्स दिख रहे हैं आप लोग को, दिख रहे हैं बच्चों, जिसको मैंने इनपुट करके बोला था, ABCD करके दिख रहा है। हमारे यहाँ पे ABCD है, कुछ भी हो सकता है। तो जो डोमेन के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बोला जाता है प्री इमेजेस। क्या बोलते हैं बच्चों? इट इज कॉल्ड एज प्री इमेजेस। तो ABCD आर कॉल्ड एज प्री इमेज। ओके, प्री इमेज। प्री इमेज क्यों? क्योंकि जो कोडोमेन के अंदर आपको जो एलिमेंट दिखेंगे, अब कोडोमेन के अंदर क्या क्या एलिमेंट दिख रहा है आप लोग को? 1 2 3 एंड 4 दिख रहा है। तो वो जो होता है ना बच्चों, उसको बोलते हैं इमेज, इमेजेस बोलते हैं। तो मतलब इस पर्टिकुलर जो आपका इमेज बन रहा है, यहाँ पे आपका कोई एक इमेज बन रहा है, उसका जो इमेज बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो प्री इमेज होता है। तो ABCD आर प्री इमेजेस एंड 1 2 3 4 आर द इमेजेस फॉर्म्ड फ्रॉम इट। सिंपल थिंग, कुछ नया नहीं बोला बच्चों, यहाँ पे कुछ नया नहीं था। आपके पास 2 सेट है, रिलेशन बना रहे हो, तो पहला वाला जो सेट है उसको डोमेन बोलते हैं, दूसरा वाला जो होता है उसको कोडोमेन बोलते हैं। डोमेन के अंदर के एलिमेंट्स को प्री इमेज बोलते हैं, कोडोमेन के अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको इमेज बोलते हैं। यहां तक सबको समझ में आया होगा? ओके, क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? आगे बढ़े। ओके, अब इतना होने के बाद ना बच्चों, अब मैं आप पढ़ाने वाला हूं रेंज। एंड मैंने डोमेन पढ़ा लिया, अब कोडोमेन पढ़ा लिया, अभी रेंज। रेंज में ना कंफ्यूजन बहुत होता है, इसीलिए ध्यान से सुनना। आपके पास फिर से सेम एलिमेंट है, यहाँ पे सेम टू सेम सब कुछ है। आपके पास डोमेन है, आपके पास कोडोमेन है, एवरीथिंग इज द सेम। बट अगर मैं यहाँ पे रेंज की बात करूं तो बच्चे कहां कंफ्यूज होते हैं, मैं बोलता हूं। बच्चों को कोडोमेन एंड रेंज सेम लगता है। अगर आपको कभी सेम लगा होगा तो प्लीज आप लोग भी एग्री कर लेना कि कोडोमेन एंड रेंज सबको सेम लगता है। क्या होता है मालूम है? कुछ सिनेरियोज में कोडोमेन एंड रेंज सेम होता है, तो कुछ सिनेरियोज में कोडोमेन एंड रेंज सेम नहीं होता है। इस चीज के लिए मैंने जानबूझकर एक ऐसा एग्जांपल दिया है जहां पे आप लोग को कोडोमेन एंड रेंज अलग अलग से समझ सके। बच्चों, कोडोमेन जो होता है, यहाँ पे जो बी वाला पार्ट दिख रहा है, तो कोडोमेन मतलब क्या? कोडोमेन मतलब एंटायर सेट बी। तो एंटायर सेट बी में कौन से एलिमेंट आ गए? 1 2 3 4। तो कोडोमेन में सारे आ गए 1 2 3 4। अगर कोडोमेन की बात करेंगे तो सब कुछ आ गए 1 2 3 4। बट अगर मैं रेंज की बात करूंगा, रेंज, तो रेंज में सारे एलिमेंट्स नहीं आते, सिर्फ उतने एलिमेंट्स आते हैं बच्चों जितने हमें आउटपुट मिले हैं विद द हेल्प ऑफ द इनपुट। समझ में आ गया? मतलब मैंने जो कुछ भी x का वैल्यू डाला है, मैंने इनपुट कुछ भी डाला है, उस इनपुट के वजह से जो आउटपुट मिले हैं ना मुझे, सिर्फ उतने आउटपुट के जो एलिमेंट्स होंगे ना वो रेंज बन जाएंगे। समझ में आ गया? तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे आउटपुट मिले, इसलिए कोडोमेन एंड रेंज सेम हो सकता है। बट इस पर्टिकुलर केस में आपका कोडोमेन एंटायर सेट है, बट आपका रेंज जो है वो सिर्फ 1 2 3 का है। मतलब रेंज इज अ पर्टिकुलर सेट ओवर हियर जो विच कंटेंट्स ऑफ द एलिमेंट्स ओनली 1 2 3। उसमें 4 नहीं आएगा, बिकॉज 4 इज नॉट इंक्लूडेड इन द एज एन आउटपुट ओवर हियर। वो पूरा एक सेट तो है, उस सेट में एलिमेंट्स है, बट 4 इंक्लूड नहीं हुआ, इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए तो नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 होगा। तो आई होप आप सभी लोगों को कोडोमेन का डिफरेंस रेंज के साथ समझ में आ चुका है, पूरा डिफरेंशिएट कर पाए हो। इज दैट क्लियर? चलो, तो हमने फंक्शंस पढ़ा, हमने डोमेन पढ़ा, कोडोमेन पढ़ा, इमेज प्री इमेज पढ़ा, एंड हमने रेंज भी पढ़ लिया। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट नहीं हो रहा होगा, होपफुली। अगर होता होगा तो वीडियो को फिर से देखें। अब ना बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, एंड दैट्स द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। लास्ट टॉपिक होने के बावजूद भी 15-20 मिनट तो लग ही जाएंगे पूरा समझने के लिए, बिकॉज मैंने जानबूझकर कुछ एग्जांपल्स भी दिए आप लोग के लिए समझने के लिए। टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो होते हैं, अब यहाँ पे एक डिसएडवांटेज बताना चाहता हूं आपके टेक्स्ट बुक का। मतलब हमारे जो टेक्स्ट बुक है स्टेट बोर्ड का, उसमें एक डिसएडवांटेज क्या है मैं बताता हूं। टाइप्स ऑफ फंक्शन में उन्होंने सिर्फ 2 फंक्शंस के टाइप बताए हैं। सबसे पहला टाइप है 1-1, जिसको 1-to-1 भी बोलते हैं, जिसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। हाँ, नाम थोड़े अलग अलग है,
थोड़े कंफ्यूजिंग है बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ में आ जाएगा। 1-1 या फिर उसको 1-to-1 बोलते हैं, नहीं तो उसको इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ये सारे एक ही है। एंड दूसरा होता है बच्चों ऑन टू, जिसको सर्जेक्टिव फंक्शन करके भी बोलते हैं। अब मजे की बात यह है कि आपके टेक्स्ट बुक में 1-1 फंक्शन के बारे में तो बताया है बट मेनी वन के बारे में नहीं बताया, एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मेनी वन का तो इंपॉर्टेंस है तो नहीं दिया, बट मैं आपको सिखाऊंगा। सेकंड है बच्चों ऑन टू फंक्शन तो देके रखा है बट इनटू फंक्शन के बारे में नहीं बताया, नाम थोड़े अजीब है बट हाँ 1-1 मेनी वन ऑन टू इनटू, तो ऑन टू के बारे में बताया बट इनटू के बारे में नहीं बताया। आप टेक्स्ट बुक को ओपन करके देखोगे तो वहां पे लिखा है दिस इज अ 1-1 फंक्शन, दिस इज नॉट अ 1-1 फंक्शन। अरे नॉट अ 1-1 मतलब है क्या, मेनी वन होगा ना, वो तो बताना चाहिए। फिर दिस इज एन ऑन टू फंक्शन, दिस इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। अरे ऑन टू नहीं है तो क्या हुआ, कुछ और तो होना चाहिए, इनटू है क्या, बताओ तो सही। तो वो भी एक बात था वहां पे, तो वो बताना है तो मैं इनटू भी बताऊंगा। एट द सेम टाइम गाइज इंजेक्टिव फंक्शन के बारे में सिखा रहे हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन के बारे में वो सिखा रहे हैं बट बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में जिक्र नहीं हुआ, एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो नहीं हुआ है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है ये भी आपको मुझे सिखाना है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स आई नीड टू टीच यू, नोट्स बनाते रहना नहीं तो कंफ्यूजन तय है। ओके, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं 1-1 फंक्शन, एंड बिलीव मी गाइस मैं भी 1-1 पढ़ाऊंगा, मेनी वन पढ़ाऊंगा, ऑन टू पढ़ाऊंगा, इनटू पढ़ाऊंगा। तो स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है बट धैर्य रहे, जब तक एग्जांपल्स नहीं आता तब तक सारी चीजें क्लैरिफाई नहीं होती। तो डोंट जज डायरेक्टली, या फिर डायरेक्टली मत बोलना मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, थोड़ा प्रोसेस में जाने दो। ओके, 1-1 फंक्शन का डेफिनेशन बताता हूं, आपको घंटा कुछ समझ में आने वाला नहीं है ये मेरे को पता है बट फिर भी फॉर्मेलिटी। ओके, अ फंक्शन f from a to b is said to be 1-1 if different elements in A have different images in B। अब समझ में आया रहेगा तो बेस्ट है, बट समझ में नहीं आया होगा तो लेट मी हेल्प यू आउट विद द एग्जांपल। यहां पे बच्चों मेरे पास एक सेट A है एंड सेट B है। जिस सेट A में है मेरे पास A करके, B करके है, C करके है एंड D है क्या, हाँ D भी है। एंड B के अंदर है बच्चों एलिमेंट 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है एंड देन मेरे पास 4 भी है। सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। अब बच्चों मैं यहाँ पे है ना पहला बता देता हूँ, ये देखो ये फंक्शन है इसलिए मैंने यहाँ पे f करके भी लिख लिया है ना। अभी रिलेशन की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एक फंक्शन है, मैंने खुद डिसाइड किया, मैंने खुद बनाया है इसको फंक्शन। अब एलिमेंट A जो है इनपुट, उससे मुझे एक आउटपुट मिल रहा है, फिर B से एक आउटपुट मिल रहा है, फिर C से मुझे एक आउटपुट मिल रहा है एंड D से एक आउटपुट मिल रहा है। फंक्शन तो बन चुका है, इतना तो पता है, बिकॉज फॉर एवरी एलिमेंट इन A हमें एक ही आउटपुट मिल रहा है इन B, यहां तक तो क्लियर। बट इसको हम मेनी वन कैसे, सॉरी 1-1 फंक्शन कैसे बोल सकते हैं। तो 1-1 फंक्शन के लिए ना बच्चों आप देख सकते हो फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए डिफरेंट इमेजेस इन बी, ऐसा बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग को, तो मैं आपको बताना चाहूंगा विद द हेल्प ऑफ ऐसा। बच्चों आप लोग देखोगे आउटपुट को देखो, तो आउटपुट को देख रहे होगे तो हर एक आउटपुट के लिए एक ही इनपुट है कि नहीं चेक करो। हर एक आउटपुट के लिए एक ही इनपुट है, मतलब आउटपुट कौन है 1, उसके लिए इनपुट कितना है, एक ही है A। फिर 2 जो आउटपुट है उसके लिए कितना इनपुट है, एक ही है C। फिर 3 जो आउटपुट है उसके लिए इनपुट कितना है, एक ही है। एंड जो 4 आउटपुट है उसके लिए इनपुट कितना है। मतलब आप लोग बोल सकते हैं बच्चों 1 एलिमेंट 1-1, एक के लिए एक ही बना है, एक के लिए एक ही बना है, एक के लिए एक ही बना है। A के लिए 1 बना है, B के लिए 3 है, C के लिए 2 है, D के लिए 4 है। 1-1 इधर एक का यूनिक, एक इधर, समझ में आ गया। तो ऐसे टाइप ऑफ फंक्शन को हम 1-1 बोलते हैं। अब थोड़ा कंफ्यूजन हुआ रहेगा, आप लोग को बोल रहे होंगे सर और थोड़ा बताओ। एक काम करते हो, मैं 1-1 फंक्शन के बारे में और नहीं बताऊंगा अभी के लिए, मैं काम करता हूं, मैं अभी आपको मेनी वन फंक्शन के बारे में बताता हूं, आपको इजी पड़ेगा। तो मेनी वन फंक्शन में क्या बोला है मालूम है, अ फंक्शन f a to b इज सेड टू बी मेनी वन इफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन a will have the same image in b। इसके बारे में बताता हूं बच्चों विद द हेल्प ऑफ द सेम एग्जांपल। ए बी ले लिया, यहाँ पे ए बी सी डी करके, यहाँ पे 1 2 3 4 करके एग्जैक्टली। तो आप देख सकते हो, अभी थोड़ा ध्यान से सुनना। ए के लिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर बी के लिए भी यहाँ पे 1 हो रहा है, सी के लिए यहाँ पे 2 बन रहा है एंड डी के लिए यहाँ पे 4 बन रहा है। पहली बात तो ये एक फंक्शन है, बिकॉज फॉर एवरी एलिमेंट इन ए देयर इज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट इन बी। समझ में आ रहा है। बट अगर आप देखोगे यहाँ पे इज इट अ 1-1 फंक्शन क्या, तो देखो डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए हैव सेम इमेज इन बी। तो कहना है इससे मेनी वन, मेनी
1। अब मेनी मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता था कि सी को भी अगर मैं 1 के साथ जोड़ देता तो भी वो मेनी 1 होता, डी को भी 1 के साथ जोड़ता तो भी मेनी 1 होता। सो इट इज लाइक मेनी एलिमेंट्स इन ए इज गिविंग मी द 1 आउटपुट इन बी। समझ में आ गया? तो इसको बोलते हैं मेनी 1। अब पिछले वाले में आप देख सकते हो बच्चों, सिंगल एलिमेंट इन ए, सिंगल एलिमेंट इन बी, 1 1, बट यहां पे मेनी 1 हो रहा है तो इसको मेनी 1 बोलते हैं। वेरी सिंपल। इसको मेनी 1 भी बोलते हैं, मेनी 2 1 भी बोलते हैं। इसको कोई इंजेक्टिव सर्जेक्टिव जैसा कोई नाम नहीं है, मेनी 1 करके बोलते हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट। समझ में आया होगा, आई होप एवरीवन, पक्का समझा होगा। ग्रेट। इसको मेनी 1 फंक्शन करके बोलते हैं। अब जाते हैं बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। डोंट वरी, आगे जाकर मैं 4 एग्जांपल देने वाला हूं, उसमें आपको पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा। अब यहां पे मैं ऑन टू फंक्शन के बारे में बोलता हूं। ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन करके भी बोलते हैं। नाम याद रखे, हमेशा लिख कर रखे। ऑन टू ऑल्सो कॉल्ड एज सर्जेक्टिव, 1 1 ऑल्सो कॉल्ड एज इंजेक्टिव। तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन f a to b is said to be on to if every element y in b is an image of some x in a। समझा? नहीं समझा ना? एग्जाम्पल देता हूं। यहां पे सेट ए है, सेट बी है, फिर से मैंने कुछ एलिमेंट्स बना दिए ए बी सी डी करके, एंड यहां पे है बच्चों 1 2 3 करके एंड 4 करके। अब यहां पे देखो, ध्यान से सुनना। ऑन टू में क्या होता है? ऑन टू में यह होता है कि आपके सारे आउटपुट्स फुलफिल्ड है, या फिर एक तरह से आपके आउटपुट्स फिल्ड है। नहीं समझा? बताता हूं। देखो, ए को यहां पे अभी रिलेशन बना रहा हूं, तो ए को मैंने 1 के साथ जोड़ा, बी को मैंने 3 के साथ जोड़ा, सी को मैंने 2 के साथ जोड़ा, एंड डी को मैंने 4 के साथ जोड़ा। तो आप देख रहे हो बच्चों, क्या आपका जो आउटपुट वाला एलिमेंट है 1 2 3 4 सारे फील्ड है। मतलब हर एक आउटपुट के लिए कोई ना कोई इनपुट है कि नहीं? हर एक आउटपुट के लिए एक भी आउटपुट बचा क्या? वेकेंट बचा क्या? नहीं। यहां पे ऐसा कोई भी था आउटपुट जो वेकेंट बचा? बिल्कुल नहीं, सारे आउटपुट थे। वही लिखा है, देखो वहां पे, इट इज सेड टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट y, y मतलब सेकंड वाले में होता है, इफ एवरी एलिमेंट y इज सम इमेज ऑफ सम और द अदर a। वो इमेज है, हर एक एलिमेंट ऑफ y किसी ना किसी का तो इमेज है, कोई वेकेंट नहीं रहा है, कोई बचा नहीं है यहां पे। तो जब कुछ भी नहीं बचता है ना बी में, सारे के सारे इमेज बन जाते हैं ना, तब हम उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। तो अगर कुछ बच गया तो क्या बोलेंगे? तो यहां पे समझने की कोशिश करते हैं इनटू फंक्शन में। अ फंक्शन f a to b is said to be into if at least one element y, एक तो एटलीस्ट 1, कम से कम एक तो होना चाहिए बी में, विच विल नेवर हैव अ प्री इमेज इन ए। मतलब क्या? समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे ए एंड बी है, तो आप देख सकते हो ए बी सी डी करके लिख लिया, एंड यहाँ पे मैंने 1 2 3 करके लिखा, 4 करके लिखा। तो आप देख सकते हो यहाँ फंक्शन एक बना रहा हूं मैं, तो ए को 1 के साथ जोड़ दिया, बी को 3 के साथ जोड़ा, सी को 2 के साथ जोड़ा, एंड डी को भी मैंने 3 के साथ जोड़ा। तो कोई ना कोई एक आउटपुट बचा है बच्चों जिसका प्री इमेज आपके पास प्रेजेंट नहीं है, या फिर बोल सकता हूं वो एक पर्टिकुलर जो इमेज नहीं बन रहा है बच्चों। एंड कौन यहाँ पे इमेज नहीं बन पा रहा है? 4 इज नॉट मेकिंग एन इमेज। मतलब कोई ना कोई तो यहाँ पे खाली रह गया, कोई ना कोई एक वेकेंट रह गया। तो जो वेकेंट रहने के वजह से दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज द इनटू फंक्शन। तो इस बात से आप लोग को एक बात तो समझ में आ चुकी रहेगी गाइस कि 1 1 एंड मेनी 1 आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। अगर वो 1 1 है तो वो मेनी 1 नहीं हो सकता, एंड वाइस वर्सा। एंड सिमिलरली ऑन टू एंड इनटू आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। अगर वो ऑन टू बना तो वो इनटू नहीं बन सकता, एंड वाइस वर्सा। समझ में आ गया? तो ये दोनों में यहाँ पे एक मारा मारी होती है, मेनी 1 है या 1 1 है, एंड यहाँ पे दोनों में मारा मारी होती है, ये इनटू है या ऑन टू है। समझ में आ गया? हाँ, बट सवाल यह उठता है कि क्या एक मेनी 1 ऑन टू बन सकता है क्या, या एक मेनी 1 इनटू बन सकता है क्या, या फिर एक 1 1 ऑन टू बन सकता है क्या, फिर 1 1 इनटू बन सकता है क्या? जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो मैंने यहाँ पे चारों के चारों तो बता दिया आप लोग को। अब एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स वी विल अंडरस्टैंड कैसे फंक्शन क्या होता है। आप वीडियो को पॉज कर पहला अच्छी तरह से देख लेना, एंड फिर आप डिसाइड करना ये क्या क्या हो सकता है, फिर मेरा वीडियो में देखना। एंड अगर आपको आंसर राइट मिल रहा है तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं दैट यू हैव ऑलरेडी गेस्ड इट राइट। ओके, देखो ए सेट है, बी सेट है, लिख लिया यहाँ पे ए बी सी डी करके लिखा, एंड फिर मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 एंड 4। ओके, ध्यान से सुनो। ए को मैंने जोड़ दिया 1 के साथ, ये फंक्शन है, अब ये फंक्शन है। बी को जोड़ दिया 2 के साथ, सी को जोड़ दिया 3 के साथ, एंड डी को जोड़ दिया 4 के साथ।
ना फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क योरसेल्फ आउट, अपने पास चार चीजें हैं यहाँ पे, एक तो ये 1-1 होना चाहिए, नहीं तो मेनी वन होना चाहिए, एंड ये या तो ऑन टू होना चाहिए, नहीं तो इनटू होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे ये 1-1 है या मेनी वन है। 1-1 है हर जगह पे, कहीं पे भी मेनी एलिमेंट्स बनकर एक को आउटपुट नहीं दे रहे हैं, तो इधर 1-1 और मेनी वन। तो सबसे पहला हमें पता चला ये तो 1-1 है, तो 1-1 हो गया, तो मेनी वन को निकाल दो, मेनी वन खत्म। अब दूसरा बच्चों क्या है, ऑन टू होगा या फिर इनटू होगा। मैंने क्या बोला था, ऑन टू कब होता है, जब आपके सारे एलिमेंट्स जो होते हैं बी में वो इमेज बन जाते हैं, सारे एलिमेंट्स बी बन जाते हैं। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं सारे एलिमेंट्स बन रहे हैं, सारे एलिमेंट्स के लिए कुछ ना कुछ तो प्री इमेज रेडी है आप लोग के पास, है ना। एवरी एलिमेंट, कोई वेकेंट रहा नहीं रहा, तो क्या मैं इसको क्या बोल सकता हूं, ऑन टू बोल सकता हूं, ये ऑन टू है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल वेयर द फंक्शन इज बोथ 1-1 एज वेल एज ऑन टू। क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां पे देखो, अभी मैंने क्या मालूम है, ए को 1 के साथ जोड़ा, बी को 2 के साथ जोड़ा, ध्यान से सुनना, सी को 3 के साथ जोड़ा एंड डी को भी 3 के साथ जोड़ा। तो हैव अ लुक ओवर हियर। सबसे पहले आप सवाल पूछो क्या ये 1-1 है क्या, तो ए को 1 के साथ तो उधर 1-1 दिख ही रहा था, बी को 2 के साथ 1-1 दिख ही रहा था, बट बाद में मेनी वन दिखा अचानक से। सी एंड डी मेनी एलिमेंट्स कन्वर्जिंग इनटू वन, मेनी वन, ये मेनी वन है, ये 1-1 नहीं है, तो यहां पे मेनी वन आ गया, तो 1-1 गायब हो गया, तो मेनी वन हो गया। अब बचता है ऑन टू एंड इनटू। ऑन टू के लिए सारे इमेजेस के लिए प्री इमेज होना चाहिए, सारे इमेजेस के लिए। तो आप देख सकते हैं सारे इमेज तो नहीं है, 1 के लिए है, 2 के लिए है, 3 के लिए है, 4 के लिए है ही नहीं, तो कोई ना कोई तो वेकेंट बचा है, तो ये ऑन टू होगा, ये क्या होगा, इनटू होगा। सो यहां मैंने लिखा इनटू फंक्शन। वेरी सिंपल। अब समझ में आ रहा है बच्चों, सारे कलेक्ट कर पा रहे चीजें। अब एक मन में सवाल आता है बच्चों को लगता है कि जो 1-1 होता है वो हमेशा ऑन टू होता है, एंड जो मेनी वन होता है वो हमेशा इनटू होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उल्टा भी हो सकता है। लेट्स हैव अ लुक एट अनदर एग्जांपल। ये देखो मेरे पास कुछ एग्जांपल है, ए बी करके लिखा है, इस बार दिस इज ए बी सी डी, एंड यहां पे मेरे पास 1, यहां पे है 2, मेरे पास 3, एंड अभी मैंने 3 तक ही रख लिया। अब ए को 1 के साथ जोड़ा, बी को 2 के साथ जोड़ा, सी को 3 के साथ जोड़ा, डी को वेकेंट नहीं रख सकते, डी होना चाहिए तो फंक्शन ही नहीं होगा, तो डी को किसी ना किसी के साथ जोड़ना, तो मैंने 3 के साथ जोड़ा। नाउ हैव अ लुक। फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क योरसेल्फ कि ये 1-1 है या मेनी वन है। तो आपको देखा ही होगा, आप लोग ने देखा ही होगा, यहाँ पे सी एंड डी मेनी है एंड वो 1 के साथ हो रहा है, तो ये मेनी वन है, बट ये मेनी वन है। बट मेनी वन के साथ बच्चों इज इट एन ऑन टू फंक्शन और एन इनटू फंक्शन। तो इस बार देख सकते हो आपका जो सेट बी है, जो कोडोमेन है, उसके सारे इमेजेस को प्री इमेज मिल चुका है, बराबर है। तो ये ऑन टू होगा या इनटू होगा, ये ऑन टू होगा। आपने देखा बच्चों, मेनी वन के साथ भी एक ऑन टू बन सकता है। क्लियर विद दिस पार्ट। ऐसा नहीं है कि मेनी वन के साथ हमेशा इनटू बनेगा, ऑन टू बन सकता है, एंड 1-1 के साथ इनटू बन सकता है। हैव अ लुक। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये रहा ए, ये रहा बी, इधर है ए बी सी डी करके लिखा हो, एंड यहां पे है बच्चों 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड देन फिर 5। ओके, अब देखो, ए के साथ मैंने 1 को जोड़ा, 1-1, बी के साथ 2 को जोड़ा, 1-1, सी को 4 के साथ जोड़ा, चलो 1-1, एंड डी को 5 के साथ जोड़ा, फिर से 1-1। तो ये 1-1 है या मेनी वन है, तो ये 1-1 है। बट क्या ये ऑन टू है या इनटू है, ये इनटू है। क्यों? क्योंकि 3 दिख रहा है आप लोग को वहां पे, दैट्स एन आउटपुट विच हैज नो इनपुट एट ऑल। समझ में आ गया? दैट्स अ इमेज दैट हैज नो प्री इमेज एट ऑल, तो मैं इसको बोलूंगा इनटू। तो 1-1 के साथ इनटू भी बन रहा है। तो आपने क्या सीखा? अ फंक्शन कुड बी बोथ 1-1 एंड इनटू, 1-1 एंड ऑन टू, मेनी वन एंड इनटू, एंड मेनी वन एंड ऑन टू। समझ में आ गया? तो ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस अलग अलग जगह से ढूंढे बच्चों, देखे, रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करें, आप लोग को सारे चीजें समझ में आ जाएंगी। अब बचता है एक लास्ट टॉपिक ओवर हियर, एंड द टॉपिक इज कॉल्ड एज बाइजेक्टिव फंक्शन। मैंने सिखाया नहीं है बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में, मैं आपको हिंट देना चाहता हूं। तो बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में आप और नॉलेज निकाल सकते हैं। बाइजेक्टिव बड़ा सिंपल होता है बच्चा। Bijective function are those functions which are both injective and surjective। नहीं समझा? बाइजेक्टिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो दोनों क्वालिटी को पजेस करता है, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव नहीं समझा होगा तो इंजेक्टिव मतलब 1-1 एंड सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू। तो ऐसा टाइप ऑफ क्या बोलते हैं, एक फंक्शन जो 1-1 भी हो एंड जो ऑन टू भी हो। तो आपको याद आ रहा है बच्चों, हमने ये 4 एग्जाम्पल में सबसे पहला जो एग्जाम्पल लिया था 1-1 था एंड ऑन टू था,
मालूम है, ए को 1 के साथ जोड़ा, बी को 2 के साथ, सी को 3 के साथ एंड डी को 4 के साथ जोड़ा था, 1 भी हुआ था एंड वो ऑन टू भी हुआ था। सबसे पहला एग्जांपल लिया था इन चारों में से। वो जो फंक्शन था ना वो बाइजेक्टिव था। क्यों बाइजेक्टिव था? बिकॉज इट इज हैविंग बोथ 1 एज वेल एज ऑन टू। 1 ऑन टू। 1 को बोलते हैं इंजेक्टिव, ऑन टू को बोलते हैं सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव टुगेदर बिकम्स बाइजेक्टिव। बाय, समझ में आ गया? सो दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल, यू कैन सी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है बट मैंने आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिया, बिकॉज एज फार एज आई थिंक फंक्शंस में इंफॉर्मेशन की ही तो कमी होने की वजह से बहुत सारे लोगों को ये चैप्टर कभी समझता नहीं है। तो मेक श्योर आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इस चैप्टर के लिए ढूंढे। मेक श्योर आप इसका क्वेश्चन आंसर्स पे डायरेक्ट जंप ना मारे, पहले समझे सारी चीजें। नेक्स्ट लेक्चर तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर इज समथिंग दैट एवरी स्टूडेंट ऑलवेज मिसेस और मेसेस। कुछ ना कुछ तो इन दोनों में से करता ही है। वो ये है कि ग्राफ, हाउ टू अंडरस्टैंड अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। समझ में आ गया? चाहे उसमें लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, और कौन से क्यूबिक हो, फिर अपना मॉड्यूलस वाला हो, पीस वाइज हो, सिग्नम हो एंड मेनी मोर। ये सारी चीजें आप लोगों को ग्राफिकली ड्रॉ करना आना चाहिए इफ यू आर एन एस्पिरेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक सीईटी एंड स्पेशली जेई। फाइन विद दैट पार्ट। तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद ही मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने का सोच रहा हूं। ऑल दिस थिंग्स विल बी इंफॉर्मेशनल एंड इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, तो प्लीज इसको अच्छी तरह से पूरा देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आया रहेगा बच्चों तो जरूर वीडियो को लाइक करें एंड शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज फंक्शंस इज नॉट ओनली अ वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक बट इट becomes difficult over the time। तो शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू इट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।